हाँ, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बताओ जल्दी से। तुम लोग का आयनिक में आयनिक चल रहा था ना, कहाँ तक हुआ था? बताओ फटाफट। सर बफर सॉल्यूशन में तो पीएच और बफर सॉल्यूशन। हाँ, बफर सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे, एसिडिक बफर हो गया था ना। यस एसिडिक सर। बफर के बाद एसिडिक बफर का फॉर्मूला लिखा है तो तुम लोग को पीएच निकालने का। पीएच इज इक्वल टू क्या था? पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। चलो इसमें एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? उसके बाद जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये बफर सॉल्यूशन जो है ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट वाला बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों टाइप के तुम लोग को बता चुके हैं। फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, obtained by mixing 0.1 molar 200 ml HCOH मतलब फॉर्मिक एसिड एंड 0.1 मोलर 50 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो निकालो। पीएच निकालना है हमको। ये जो रिजल्टेंट बफर सॉल्यूशन बनेगा इसका पीएच कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? हेलो, यस सर। चलो बनाओ तो जल्दी से। ये देखो, अभी डायरेक्ट बफर तुमको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वीक एसिड तो है, बट इसका सॉल्ट अभी तुमको नहीं दिख रहा है। कॉन्जुगेट बेस दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होगा तब फिर यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक सॉल्ट बनेगा जिसमें उसका कॉन्जुगेट बेस तुमको मिलेगा, तो फिर ये एसिडिक बफर की तरह एक्ट करेगा। हो गया? हेलो, हेलो, बना यार? बन गया क्या?
हेलो अभिषेक। सर 1 मिनट आ रहा है बस। सर 0.1। 0.1 pH आ रहा है। यस सर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, डेटा तो तुम लोग पूछे ही नहीं। इसका के भी तो चाहिए होगा ना हमको, इसके बिना कैसे निकाल दिए? हम्म। इस वीक एसिड का के चाहिए या नहीं? यस। तो इसके बिना कैसे सॉल्व कर दिए तुम लोग? अजीब हाल है यार तुम लोग। 0.1 आंसर भी आ गया। देखो ये के इसका दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻⁴ बताना है या हो गया तुम सर 1 लोगों से? मिनट भी है सर। 1 मिनट? तब से 10 मिनट हो चुका है। जल्दी करो, और 2 मिनट का टाइम है। हो गया? सर 4 होगा क्या? 4 क्या? सिर्फ 4? यस सर। ठीक, चलो देखते हैं क्या आंसर। आंसर है नहीं एक्चुअली, 4 के अराउंड ही कुछ होगा। चलो देखते हैं। एग्जैक्ट 4 आ रहा है ना? बाकी और किसी का आया? यस सर 4 आया। चलो देखते हैं। HCOH फॉर्मिक एसिड प्लस CaOH होल ट्वाइस, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा? कैल्शियम फॉर्मेट CaHCO होल ट्वाइस, यही बनेगा, +2H2O। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो इनिशियल मोल्स दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? HCOH का बताओ। यहाँ पे मोल्स तो नहीं है, डायरेक्ट मिली मोल्स के टर्म में बात करो। ठीक है, या मोल्स के टर्म में भी बोल सकते हो। चलो मोल्स कितना दिया हुआ है? 0.1 इंटू मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोल्स कितना आ जाएगा? HCOH का बताओ मोल्स कितना है? बोलते जाओ तुम लोग। इनिशियल मोल्स कितना लिखोगे इसका? आवाज आ रहा है? हेलो हेलो। सर 0. अरे बोलो जल्दी से। चलो मिलीमोल्स के टर्म में ही बात करते हैं हम लोग। ठीक है, मिलीलीटर में है और ये मोलैरिटी दिया हुआ है। हम लोग मोल्स नहीं मिलीमोल्स के टर्म में ही बात करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मिलीमोल्स के टर्म में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, ये 20 आएगा। 20 यस सर। मिलीमोल्स। मिलीमोल्स लिख रहे हैं ये। CaOH होल ट्वाइस का कितना होगा? 5 होगा। यस सर। ये दोनों 0 0 है। अब फाइनल क्या बचेगा? अब ये ऑब्वियसली हमको दिख रहा है, ये 1:1 का अगर रेशियो लिए हैं हम लोग, 1:1 का ही रेशियो होगा ना। यहाँ बैलेंस कर लो पहले, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2H2O। अब बैलेंस्ड हुआ, ये हुआ ना बैलेंस्ड इक्वेशन। देख लो अब बैलेंस है या नहीं।
फटाफट चेक करो। हो गया? Yes, sir. चलो अब देखो, इसका 2 मोल है तो ये इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो मतलब ये अगर 5 मोल है, ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा 5 मिलीमोल्स। तो इसका बचेगा कितना बताओ? 20 माइनस 10, ये तो बचेगा 10 मिलीमोल्स ही बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? एक के लिए 2 चाहिए यार, तो 5 के लिए कितना चाहिए होगा? 10 चाहिए होगा। तो 20 था टोटल, 20 में से 10 रिक्वायर्ड हो गया, तो कितना बचा? 10 ही बचा हुआ रहेगा ना, 10 मिलीमोल्स। Yes, sir. और ये कैल्शियम फॉर्मेट कितना फॉर्म होगा? यहाँ पे देखो, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, तो 1:1 का रेशियो है यहाँ पे। तो 5 अगर ये खत्म हुआ है तो ये फॉर्म भी 5 ही मिलीमोल होगा। ठीक है, वाटर से तो कोई मतलब है नहीं हमको। चलो अब ये चीज देखो, अब सॉल्यूशन, अब ये बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये बताना। क्योंकि अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन में तुमको वीक एसिड भी मिल गया, प्लस इसका कॉन्जुगेट भी मिल गया। इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है ना यहाँ पे प्रेजेंट, तो ये दोनों अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो ये बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, सॉल्ट नहीं। ठीक है, अब देखो पीके कितना हो जाएगा? 4। पीके हो गया 4 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस कितना ले रहे हो? कॉन्जुगेट बेस का कंसेंट्रेशन बताओ बताओ। अरे जो जो आंसर ले आए वो लोग भी नहीं बोल रहे हो। सर 5। वो तो मोल्स है, कहाँ से तुम लोग आंसर ले आते हो मतलब बिना मतलब का। सर 0.1 by 0.1। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे क्या है हमारा? कॉन्जुगेट बेस कहाँ से मिलेगा बताओ हमको। जो आंसर लाए थे वही लोग बताओ, कॉन्जुगेट बेस कहाँ से मिलेगा? यही तो है सॉल्ट जो कि कॉन्जुगेट बेस देगा। कॉन्जुगेट बेस है यहाँ पे, कौन सा कॉन्जुगेट बेस है बताओ तो। फॉर्मेट आयन ही तो कॉन्जुगेट बेस है ना, फॉर्मिक एसिड का। हाँ या नहीं? Yes, sir. तुम तो आंसर ले आए थे जी, फिर क्यों नहीं बता रहे हो? Sir, 10/10. तो ये अगर 5 मिलीमोल है, 10/10, Yes, sir. Log conjugate base का 10 होगा और acid का भी. एसिड का 10। वॉल्यूम कहाँ खा गया? वहां पे कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं ना, ये तो मोल्स आया है तुम्हारा। कॉन्सेंट्रेशन और मोल्स में कोई अंतर है या सेम है दोनों चीज? चलो यहाँ देखो, इसका मिलीमोल्स 5 दिया हुआ है, तो ये अगर पूरा पूरा टूटेगा, क्योंकि ये सॉल्ट है तो 100% आयोनाइज होता है, तो 100% डिसोसिएट होगा, तो ये 5 फॉर्म होगा Ca2+, और ये कितना फॉर्म होगा? इसका देखो कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो ये अगर 1 मोल होगा तो ये 2 मोल मिलेगा हमको, तो ये 5 है मिलीमोल, तो ये हमको कितना मिलेगा कॉन्जुगेट बेस? 10 मिलीमोल्स। समझ रहे हो बात? ये बात समझ में आया यहाँ पे? इसलिए Yes, sir. तुम लोग को बोले थे यहाँ पे सॉल्ट नहीं प्रिफर करने, कॉन्जुगेट बेस लिखने के लिए, क्योंकि सॉल्ट अगर लिख देते तो तुम लोग यहाँ पे 5 यूज कर लेते, जो कि गलत हो जाता। इसलिए तुम लोग को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस आना चाहिए यहाँ पे। एक्चुअल में जो कंसेंट्रेशन लिखना है हमको, वो कॉन्जुगेट बेस का लिखना है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस का ये कंसेंट्रेशन हो गया 10,
ये मोल्स हो गया, मिली मोल्स। यहाँ पे कंसेंट्रेशन है, तो कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगा, 10 बाय, हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं क्योंकि ये मिली मोल्स है, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। वॉल्यूम कितना है टोटल, ऐड करो। ये इसका 200 ml है और इसका 50 ml है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, 250 हो जाएगा। यस सर। तो 10/250, ठीक है। ये कंसेंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस का आ गया। अब एसिड का कितना कंसेंट्रेशन बचा हुआ है देखो, तो मिली मोल्स बचा हुआ है 10 मिली मोल्स, और वॉल्यूम तो उतना ही होगा, तो ये हो गया 10 बाय, ये वॉल्यूम तो सेम रहेगा 250, तो ये क्या आ गया 4 प्लस लॉग, वॉल्यूम वाला टर्म तो कैंसिल आउट ही हो गया ऊपर नीचे, और 10/10 ये 1 हो गया, लॉग 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0। तो पीएच कितना आ गया, पीएच किसके इक्वल आ गया, 4, ठीक है। हेलो, समझ में आया ये क्वेश्चन, अभिषेक? यस सर, थोड़ा थोड़ा। हम्म, पूछो, जहां पे नहीं आया जिस पार्ट में पूछो, जल्दी बताएंगे। लोग पूछते भी नहीं हो ना कोई रेस्पॉन्स देते हो, तो क्या ही पता सर चलेगा। सर कॉन्जुगेट बेस में जो कंसंट्रेशन 10 लाए हैं वो मतलब नहीं समझ आया कैसे। अरे कॉन्जुगेट बेस कहाँ से मिलेगा हमको, यही सॉल्ट से कॉन्जुगेट बेस आएगा ना। ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस तो हमको लिखना है यहाँ पे। तो फॉर्मिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, ये फॉर्मेट आयन होगा, HCO- होगा। यस सर। तो ये कहाँ से मिल रहा है, यही सॉल्ट टूटेगा तभी तो हमको ये कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है। यस सर। तो ये सॉल्ट अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा, यहाँ पे देखो, 1 मोल अगर ये सॉल्ट का टूटेगा तो Ca2+ मिलेगा हमको, कैल्शियम आयन, और प्लस 2 मोल हो फॉर्मेट आयन मिलेगा, मिलेगा। अगर इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे इसका टूटने का, डिसोसिएशन का, तो ऐसा ही होगा ना। यस सर होगा। तो ये अगर 5 मिलीमोल है, तो ये इसका फॉर्मेट आयन दुगना मिल रहा है, तो ये कितना होगा, 1 से 2 मोल फॉर्म होता है, तो 5 से कितना फॉर्म होगा, 10 फॉर्म होगा। यस सर, समझ गए। तो वही चीज है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला में देखोगे बहुत बुक में सॉल्ट लिखा रहता है, तो डायरेक्ट अगर सॉल्ट रहता तो यहाँ पे 5 ले लेते तुम लोग, गलत हो जाता ना वो। एक्चुअल में जो कंसेंट्रेशन लेते हैं वो हम लोग कॉन्जुगेट बेस का लेते हैं, और हर जगह सॉल्ट और कॉन्जुगेट बेस का कंसेंट्रेशन सेम नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो, कहाँ पे सेम रहेगा, जहाँ पे 1:1 का रेशियो हो सॉल्ट और कॉन्जुगेट बेस में, लेकिन जहाँ पे रेशियो अलग होगा वहां पे तो चेंज हो जाएगा ना। समझ रहे हो क्या बात बोल रहे हैं, यस सर। जैसे इस केस में अलग हो गया, तो यहाँ पे इसलिए ध्यान रखना कॉन्जुगेट बेस हमेशा प्रेफर करेंगे हम लोग, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये हो गया एसिडिक बफर के लिए। बेसिक बफर के लिए भी सिमिलर है, ठीक है। बेसिक बफर का कंपोजिशन चलो यहाँ भी देख लो, बेसिक बफर। तो बेसिक एसिडिक बफर में जैसे हम लोग देखे उसी तरह बेसिक बफर का भी सीन है, कि 2 टाइप के बेसिक बफर होंगे, एक डायरेक्ट बेसिक बफर, एक से पहले हम लोग क्या बताए थे एसिडिक वाले में, एक सिंपल था और दूसरा दूसरा क्या था, मिक्स्ड। याद है या नहीं क्लासिफिकेशन, हेलो, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। यस सर, याद है। हाँ, तो एक सिंपल बफर था, दूसरा मिक्स्ड बफर था। तो सिंपल एसिडिक बफर में क्या था, सिंपल एसिडिक बफर, उसमें किसका एग्जांपल लिए थे हम लोग सिंपल वाले में, सिंपल वाला जो बेसिक बफर होगा वो सिर्फ एक ही कंपाउंड का होगा, सॉल्यूशन ऑफ 1 कंपाउंड। और वो 1 कंपाउंड कौन सा होगा, वीक एसिड प्लस वीक बेस का जो सॉल्ट होगा वही हमारा बेसिक बफर होगा, समझ रहे हो।
सॉल्यूशन ऑफ वन कंपाउंड। ये तुम लोग को लास्ट क्लास में एग्जांपल भी बताए थे, जैसे एक वन कंपाउंड कौन सा हो गया, वीक एसिड प्लस वीक बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा, वहां पे वो बेसिक बफर फॉर्म करेगा, सिंपल बेसिक बफर। जैसे इससे NH4OH आता है ना, जैसे एक हम लोग सॉल्ट ले लें, वीक 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 एसिड ले लेते हैं CH3COH, और वीक बेस ले लेते हैं हम लोग NH4OH। अब इन दोनों के रिएक्शन से कौन सा सॉल्ट बनेगा बताओ तो? CH3CONH4, अमोनियम एसिटेट, यही तो बनेगा। बनेगा। यस सर। तो ये अमोनियम एसिटेट जो है, ये जो सॉल्यूशन होगा एक कंपाउंड का, जो ये सॉल्यूशन है अमोनियम एसिटेट का, ये एक सिंपल बेसिक बफर की तरह भी एक्ट करेगा ये, ठीक है। एसिडिक बफर की तरह भी एक्ट कर रहा था और बेसिक बफर की तरह भी एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल वाला केस है, ये लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं एसिडिक वाले में क्यों ऐसा होता है। मिक्स्ड वाले में देखो, जो मिक्स्ड बेसिक बफर होगा, तो मिक्स्ड बेसिक बफर में बेसिक बफर जो होगा वो दो टाइप के दो कंपाउंड्स का कंपोजिशन होगा वहां पे, ठीक है। क्या होना चाहिए मिक्स्ड में? एक वीक, जैसे एसिडिक बफर में देखे थे, एक वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, या फिर एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो उसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है। उसी तरह बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस प्लस एक ऐसा सॉल्ट होगा जो कि यही वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ है। बात समझ रहे हो? या फिर इसको लिखने का तरीका एक और चीज है, वीक बेस और उसी वीक बेस का क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। तो एसिडिक बफर का जस्ट ये उल्टा हो गया बेसिक बफर में। मतलब सेम है, दोनों एक जैसा ही है। एसिडिक बफर में वीक एसिड ले रहे थे और उसका कॉन्जुगेट बेस ले रहे थे। बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस होगा और उसका कॉन्जुगेट एसिड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। हेलो हेलो। यस एग्जाम्पल में जैसे देखो, एक वीक बेस ले लेते हैं NH4OH, ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट प्रेजेंट होना चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड। तो मान लेते हैं एक ऐसा सॉल्ट ले लें जो उसी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो ये दोनों बताओ तो बेसिक बफर होगा या नहीं होगा? बेसिक बफर की तरह एक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो, बेसिक बफर का एग्जाम्पल है ये? हेलो। यस सर। हाँ, क्यों? यहाँ पे देखो, ये वीक बेस है और इस वीक बेस का कॉन्जुगेट जो है NH, इस वीक बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा, NH4 प्लस ही होगा। तो NH4 प्लस यहाँ पे मिल रहा है, या फिर ये वीक बेस है और इसी वीक बेस से देखो एक सॉल्ट बना हुआ है जो कि वीक, यही वीक बेस यूज हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुआ है। ये जो NH4Cl बना है, ये किसके रिएक्शन से बना हुआ है, NH4OH, वही वाला वीक बेस यूज किए और प्लस HCl। यही दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, और NH4OH वीक बेस है। इन दोनों के रिएक्शन से ये सॉल्ट बना हुआ है। तो वही चीज तो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है ना सबको? यस सर। तो ये एक बेसिक बफर का कंपोजिशन हो गया, ठीक है। बस सिंपल जैसे एसिडिक बफर में था वैसे ही बेसिक बफर वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक बफर में हम लोग वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस लेते थे, बेसिक बफर में क्या आ जाएगा, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में पीएच में क्या चेंज आ जाएगा बताओ, पीएच ऑफ बेसिक बफर? तो बेसिक बफर का डायरेक्ट पीएच नहीं निकलेगा, पहले पीओएच आएगा। समझ रहे हो बात? बेसिक बफर के फॉर्मूले में पहले पीओएच निकलेगा। पीओएच का फॉर्मूला वही होगा पीकेबी। यहाँ पे देखो एसिड में के आ रहा था, पीके, यहाँ पे पीकेबी प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे अब क्या लेंगे हम लोग, एसिड में कॉन्जुगेट बेस का लेते थे, यहाँ पे किसका लेना होगा हमको, कॉन्जुगेट एसिड का। और नीचे कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगा, एसिड या बेस, किसका आएगा बताओ तो? बेस। हाँ, कंसेंट्रेशन यहाँ पे बेस का ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पीएच नहीं आएगा, पीओएच आएगा।
फिर यहाँ पे पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ तो? अगर हमको पीओएच पता चल गया तो पीएच कैसे निकालते हैं हम लोग? बोलो, पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होगा अगर पीओएच पता है तो? बताओ। अरे तुम लोग को ये नहीं जानते हो तुम लोग अभी तक? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? अरे कोई रिप्लाई करो, आवाज आ रहा है? यस आ रहा है। तो ये नहीं पता है पीओएच अगर दिया रहेगा तो पीएच कैसे निकालते हैं? सर 14 से माइनस कर देंगे। सर 14 से मैम। हाँ तो 14 से माइनस, क्योंकि सारा जो कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं 25 डिग्री पे कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे ही। तो रूम टेम्परेचर पे हमको पता है पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू होता है 14। तो अगर पीओएच निकल गया तो पीएच कैसे निकालेंगे? 14 माइनस पीओएच। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक बफर के केस में डायरेक्ट पीएच नहीं निकलता है, फॉर्मूले से पहले पीओएच निकलेगा। वहां पे वीक बेस का तुमको केबी दिया रहेगा तो वहां से पीकेबी आ जाएगा और प्लस ये फॉर्मूले में पुट कर दोगे। ठीक है, जैसे एसिडिक बफर में करते थे वैसा सेम चीज यहाँ भी है, बस सिर्फ वहाँ टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे एसिड में के यूज करते थे यहाँ पे के भी आ जाएगा। एस एसिडिक बफर में हम लोग कॉन्जुगेट बेस लेते थे, बेसिक बफर में कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा। ठीक है, बस उसी चीज, वहां पे एसिड का कंसेंट्रेशन लेते थे, यहाँ पे बेस आ जाएगा। ठीक है, बस वही उतना ही अंतर है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला बाकी एक जैसा ही है। जैसे क्वेश्चन करो बेसिक बफर का भी। ठीक है, फाइंड द pH of a solution obtained by mixing 0.2 molar 500 ml NH4OH, ठीक है, and 0.1 molar 200 ml HCl। ठीक है, ये है। और इस NH4OH का तुमको Kb का वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻5। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? हेलो, यस सर। बनेगा? ट्राई करते हैं। ठीक है, करो ट्राई, ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं हम, 3 से 4 मिनट में आंसर दो, 5 मिनट से कम में। ठीक है, उससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे। 5:44 हो रहा है, 5 मिनट में बताओ चलो।
हो गया? हेलो हेलो सर नहीं बन बन कैसे से बना, बताओ जल्दी से। सर 5.3 समथिंग आ रहा है क्या? 5.3 नहीं, और बाकी किसी का आंसर आया कुछ बता दें? यस सर। चलो देखो, यहाँ भी देखो 4.3 पीएच या पीओएच। सर पीओएच 4.4 है पीओएच, पीएच पूछा गया है, डायरेक्ट पीएच बताओ। पीओएच 4.4 है, 4.4 आया है क्या? चलो यहाँ देखो, ये भी देखो, ये डायरेक्ट बफर तो तुमको नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्ट बफर वाला केस है ना, क्योंकि डायरेक्ट बफर में वीक बेस तो अवेलेबल है, बट इसका कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है अभी? डायरेक्ट नहीं दिख रहा है ना, बताओ। नो सर। तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगा तभी ये बफर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये देखो, इन दोनों में अगर रिएक्शन हुआ एसिड प्लस बेस, तो एक सॉल्ट बना NH4Cl और प्लस वाटर। अब देखो, इस सॉल्यूशन में अगर ये बेस और इसका कॉन्जुगेट एसिड ये दोनों अगर प्रेजेंट हो जाता है, तो ये बेसिक बफर की तरह एक्ट कर सकता है। तो अब देखो, यहाँ पे इनिशियल मोल्स कितना दिया हुआ NH4OH का, यहाँ पे मिली मोल्स के टर्म में ही बात करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि मिलीलीटर में दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो ही जाता है, हम लोग देख ही चुके हैं। तो 0.2 इंटू 500 करोगे कितना आ जाएगा? 100। ये मिलीमोल्स है, 100 मिलीमोल्स होगा यस सर। NH4OH का, और HCl का कितना हो गया? 20, और ये दोनों 0 0, ठीक है। वाटर से तो कोई मतलब है नहीं, फाइनल कितना बचेगा बताओ। अब ये पहले चेक करना होगा कि बैलेंस रिएक्शन है या नहीं, बैलेंस्ड है ऑब्वियसली, दिख ही रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? HCl है। ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे HCl बच गया 0, NH4OH कितना बचेगा? 100 माइनस 20, 80 मिलीमोल्स बच गया। और NH4Cl कितना फॉर्म होगा बताओ? NH4Cl कितना फॉर्म होगा? हेलो, NH4Cl कितना फॉर्म होगा? आवाज आ रही है? हेलो हेलो अभिषेक, यस सर। सर एक NH4Cl कितना फॉर्म होगा? सर 20। 20 फॉर्म होगा ना, यहाँ देख लो 1:1 का रेशियो, ये अगर 20 मोल खत्म हो रहा है, तो ये 20 मोल फॉर्म भी तो होगा, 1:1 का रेशियो है ना। तो जितना ये कंज्यूम हो रहा है 20 मिलीमोल्स, तो उतना ही ये फॉर्म होगा NH4Cl। अब देखो, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं हम लोग, POH, ये मिलीमोल्स है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन अगर तुमसे पूछा गया तो इसका NH4Cl का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो फाइनल कंसेंट्रेशन भी यहाँ पे लिख ही लेते हैं। ये मिलीमोल्स हो गया 80 बाय नीचे टोटल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 500 प्लस 200 कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड 700। करोगे तो 700। तो 80 बाय क्या आ जाएगा? 700। ये NH4OH का हो गया। उसी तरह NH4Cl का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 20/700 हो जाएगा। यस सर। अब POH का फॉर्मूला क्या है? POH इज इक्वल टू PKB प्लस log concentration of conjugate acid by concentration of base। अब यहाँ PKB कितना हो जाएगा इस केस में? KB का वैल्यू तुमको गिवन है
10⁻⁻5 है, तो pKb हो गया 5 प्लस लॉग, ये देखो कॉन्जुगेट एसिड का आप कंसेंट्रेशन कितना लिखोगे बताओ तो, कॉन्जुगेट एसिड का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कॉन्जुगेट एसिड के जगह पे? 20/700। क्योंकि वो वहां देखो वो टूटेगा तो 1:1 का ही है ना रेशियो, ये अपना आयंस में अगर टूटेगा तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, NH4 प्लस और Cl माइनस में ही टूटेगा, एक 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 ही मिलेगा हमको। तो एक्चुअली में ये कॉन्जुगेट एसिड हमारा NH4 प्लस है, तो NH4 प्लस ये जितना मोल्स इसका है, जितना कंसेंट्रेशन है उतना ही कंसेंट्रेशन हमको उसका भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ले लेंगे हम लोग वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा 20/700, और नीचे क्या हो गया बेस का कितना हो जाएगा 80/700। तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया वॉल्यूम ऊपर नीचे, तो ये 5 प्लस लॉग ये 20/80, तो लॉग 20/80 कितना हो गया 1/4, तो log 1/4 को सॉल्व करोगे कितना होगा, देखो इसको log 1 माइनस log 4 लिख सकते हैं, बताओ log 1 का वैल्यू क्या हो गया 0, ये तो 0 हो गया पूरा, तो 5 प्लस और 5 माइनस log 4 बच गया, log 4 का वैल्यू कितना होता है 0.6। तो 5 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा 4.4। तो ये pH अभी डायरेक्टली आंसर मत लिख देना, अब ये POH आया है क्वेश्चन में, pH पूछा गया है, तो pH निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 14 में माइनस कर दोगे 4.4 को, तो pH क्या आ जाएगा 9.6 आएगा। यस सर। बात Yes, समझ में sir. आया, देख लो कैसे किए। तो बेसिक बफर में ध्यान रखना, पहले पीओएच तुम ये जो फॉर्मूला है यूज करोगे पीओएच आएगा, ये फॉर्मूला बताया था ना, ये कौन सा इक्वेशन होता है, जैसे क्वेश्चन हैंडरसन हेसल बाल्च इक्वेशन लास्ट क्लास में भी लिखाए थे, तो वो साइंटिस्ट के नेम पे ही रखा गया, तो इस फॉर्मूले में या इस इक्वेशन में पुट करोगे बेसिक बफर में तो पीओएच निकलेगा, उसके बाद 14 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो पीएच आ जाएगा। ठीक है, हेलो कुछ पूछना है सर इसमें? लास्ट क्लास में बेसिक बफर नहीं पढ़ाए थे। एसिडिक पढ़ाए थे ना, यस सर। तो उसमें इक्वेशन लिखाए थे या नहीं? हाँ सर उसका लिखा है था। तो वही इक्वेशन तो है ये, बस वहां पे चेंज है ना, एसिडिक में के यूज करते थे, बेसिक में के भी यूज करते थे। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस हाँ सर। तो वही चीज है ना, एक ही टाइप का तो इक्वेशन है। ठीक है, हाँ सर। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में किसी को, बताओ। नो सर। चलो इसमें एक और चीज होता है, ठीक है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और करेंगे कंबाइंड का हम लोग। एक होता है बफर कैपेसिटी, ठीक है, बफर कैपेसिटी एक्चुअली है क्या, ठीक है, बफर कैपेसिटी होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, टू रेजिस्ट ऑल्टरेशन, ठीक है, इन इट्स pH वैल्यू is known as buffer capacity। ठीक है, ये मतलब बफर कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे बफर सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है
जो कि अपने पीएच में चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, वो अपने पीएच में चेंज नहीं होने देता है। ठीक है, अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस उसमें ऐड भी करें तो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता है, या फिर इतना कम अमाउंट में चेंज होता है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। बात समझ रहे हो? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। तो उसी तरह बफर कैपेसिटी यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी बफर सॉल्यूशन का कितना कैपेसिटी है कि वो अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट कर पाए, कितने देर तक, मतलब कैपेसिटी उसका कितना है तो ताकि वो अपने पीएच में चेंज नहीं होने दे, उसी को हम लोग बोलते हैं बफर कैपेसिटी। या फिर इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस added in 1 liter of a solution, 1 liter of solution मतलब buffer solution, so as to change the pH by unity। ठीक है, मतलब किसी भी बफर सॉल्यूशन के पीएच को अगर 1 से चेंज करना है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ या कितना मोल्स ऑफ एसिड या बेस उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो उसी को हम लोग बफर कैपेसिटी बोलते हैं। तो बफर कैपेसिटी को फाई से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये बफर कैपेसिटी जो है फाई से भी डिनोट किया जाता है। तो बफर कैपेसिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस एडेड। ठीक है, कितना मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय कितना पीएच चेंज हो रहा है, चेंज इन पीएच। तो इसी का जो रेशियो आएगा ना, इसी को बोला जाता है बफर कैपेसिटी। अब ये बताना कि किसी दो बफर को अगर हमको कंपेयर करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं बफर सॉल्यूशन ए है और दूसरा बफर सॉल्यूशन बी है। ठीक है, इसका बफर कैपेसिटी का वैल्यू है 0.2, ए का बफर कैपेसिटी दिया हुआ है 0.2 और बी का बफर कैपेसिटी है 0.4। ठीक है, तो बताना तो इन दोनों में अच्छा बफर कौन सा होगा, कौन सा अच्छा बफर है, बेटर बफर किसको बोलोगे, ए या बी, कौन सा बेटर बफर है? सर बी। सर 0.4। बी क्यों? सर क्योंकि उसका पीएच चेंज करने में थोड़ा मतलब ज़्यादा मोल्स डालना पड़ेगा। हाँ, तो वही चीज बोला जा रहा है कि बफर सॉल्यूशन का काम ही वही है, बफर सॉल्यूशन को डिफाइन ही वैसे किए हैं कि वो अपने पीएच में चेंज आसानी से नहीं होने देता है। तो जितना ज्यादा मोल्स ऑफ H प्लस या फिर OH माइनस ऐड करना पड़ेगा उसके पीएच में चेंज करने के लिए, तो वो उतना अच्छा बफर होगा। जितने कम अमाउंट में, कम अमाउंट जितना मिनिमम अगर हमको H प्लस और OH माइनस ऐड करके उसका अगर हम लोग पीएच चेंज कर दे रहे हैं तो फिर तो वो अच्छा बफर नहीं हुआ ना, क्योंकि थोड़ा ही अमाउंट डालने से उसका पीएच चेंज हो जा रहा है, तो वो अच्छा बफर नहीं होगा। जितना ज्यादा अमाउंट H प्लस और OH माइनस का ऐड करना पड़ेगा हमको ताकि उसका पीएच चेंज हो सके, तो उसको हम लोग अच्छा बफर बोलेंगे। तो यहाँ पे देख लो, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बफर कैपेसिटी, किसी भी बफर का बफर कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा बफर होगा, बोल सकते हैं ऐसा। हायर द बफर कैपेसिटी बेटर विल बी द बफर, होगा ना? यस सर। हायर द buffer capacity better will be the buffer solution। ठीक है, तो ये चीज नो, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, ये भी नोट करके लिखना कि फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की कितना मैक्सिमम हो सकता है, फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी किसी भी बफर सॉल्यूशन का मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कितना हो सकता है,
of a given solution concentration of salt should be equal to the concentration of एसिड या फिर बेस। समझ रहे हो बात? कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होने के लिए किसी भी सॉल्यूशन का मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कितना हो सकता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, उस किस कंडीशन पे मैक्सिमम बफर कैपेसिटी निकाल सकते हैं हम लोग, जिस कंसंट्रेशन पे, मतलब जिस वैल्यू पे, जिस कंसंट्रेशन के वैल्यू पे सॉल्ट और एसिड या बेस जो भी है उन दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम हो जाए तो उस केस में हम लोग मैक्सिमम बफर कैपेसिटी फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी गिवन बफर सॉल्यूशन का मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होगा, जब उसका सॉल्ट का कंसंट्रेशन, सॉल्ट मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अगर यहाँ पे एसिड ले रहे हो, फॉर्मूले में ध्यान दो, जब नीचे कंसंट्रेशन एसिड का आता था तो ऊपर कॉन्जुगेट बेस लेते थे, तो वो दोनों अगर इक्वल हो जाएगा, बात समझ रहे हो? फॉर्मूला याद है या नहीं? हेलो, यस तो बेस अगर ले रहे हैं तो उस केस में कॉन्जुगेट एसिड लेंगे हम लोग, अगर नीचे एसिड ले रहे हैं तो उस केस में कॉन्जुगेट बेस आएगा ऊपर। ठीक है, तो उन दोनों का कंसंट्रेशन अगर मान लो इक्वल हो गया, तो कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि log 1 आ जाएगा ना वहां पे, और log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये अगर वैल्यू 0 हो गया तो इसका मतलब हम लोग बोल देंगे कि उस केस में वो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, उस सॉल्यूशन का वो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है। ठीक है, उससे ज्यादा बफर कैपेसिटी उस सॉल्यूशन पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हुआ। एक और पॉइंट है यहाँ पे, एक और चीज नोट करके लिखना, ए बफर सॉल्यूशन वर्क इन ए बफर रेंज from buffer range from pH is equal to pKa plus minus 1। ठीक है, तो ये आइडियल बफर सॉल्यूशन का बफर रेंज है, कि बफर सॉल्यूशन का जो बफर रेंज अगर कभी कभी पूछा जाता है कि कितने रेंज में वो बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि एसिडिक बफर के लिए ये है कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये pH का वैल्यू जो लाई करना चाहिए वो pKa प्लस माइनस 1 में लाई करना चाहिए। समझ रहे हो बात क्या बोल रहे हैं? ये pH जो है, pKa का जो भी वैल्यू होगा उसमें मिनिमम वैल्यू हो जाएगा pKa माइनस 1 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा pKa प्लस 1। उसी दोनों रेंज के बीच में लाई करेगा pH, तभी वो बफर सॉल्यूशन इफेक्टिवली काम कर पाएगा। ठीक है, वो बफर रेंज के बीच में ही वो इफेक्टिवली काम करता है। ठीक है, तो ये सारा बफर कैपेसिटी से रिलेटेड था, ये ध्यान रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर दो बफर को कंपेयर करने बोला गया है तो जितना ज्यादा उसका बफर कैपेसिटी होगा वो उतना ही अच्छा बफर होगा। ठीक है, नहीं नोट कर यस लियो सर। इतना? हाँ सर। लिख रहे हो ना साथ में तुम लोग? यस सर। यस सर। चलो, अब 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक लिख लियो सब लोग? यस सर।
हेलो, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हेलो, यस सर रुको 1 मिनट यार, क्वेश्चन लिखे थे तुम लोग? नो सर रुको 2 मिनट रुको। दिखा स्क्रीन? यस सर। चलो अब लिखो क्वेश्चन फटाफट। 1 मिनट रुक जाना, क्वेश्चन कहाँ चला गया? दिख रहा है अब? हेलो, यस सर दिख रहा है। कैलकुलेट द pH of a buffer solution prepared by dissolving 10.6 gram of Na2CO3 in 500 ml of an aqueous solution containing 80 ml of 1 molar HCl। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है K of HCO3 माइनस। ठीक है, ये वीक एसिड है हमारा, ये दिया हुआ है 6 into 10⁻⁻11। ठीक है, इसका K दिया हुआ है, इसका pH निकालना है हमको। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 8.6 ऑप्शन बी, 9.6 ऑप्शन सी, 11.6 एंड ऑप्शन डी 12.6। लिख लिया क्वेश्चन? हेलो हेलो, सर लिख लिए। हाँ चलो 5 मिनट का टाइम है, ट्राई करो जल्दी फटाफट।
बन गया। हेलो सर 1 मिनट। बना। सर बी होगा सर। बी 9.6। बना है या ऐसे ही आंसर बोल रहे हो? सर एक बार बता दो। अरे अभी तो बोल रहे थे आंसर आ गया। कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है तो मतलब ऐसे ही आंसर बोल रहे हो फिर? इतने देर से कर क्या रहे थे फिर बाकी लोग? हेलो बाकी लोग का क्या सीन है?
कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। ये चलो यहाँ देखो, बता दें या नहीं बताएं? बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये देखो डायरेक्ट बफर का केस दिख रहा है क्या तुम लोगों को? यस सर। डायरेक्ट बफर है कैसे? कैसे डायरेक्ट बफर है बताओ तो। सॉल्ट तो हमको यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, लेकिन वीक एसिड कहाँ प्रेजेंट है? ये जो कौन Na2CO3 है, Na2CO3 में हमको कॉन्जुगेट बेस तो दिख रहा है, CO3 2 माइनस। कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कॉन्जुगेट बेस क्या है, CO3 2 माइनस है। इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड क्या होगा बता सकते हो? इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड क्या होना चाहिए? HCO3 माइनस, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस में डिफरेंस किसका होता है? सिर्फ एक H प्लस का होता है। बताओ, यस सर। एसिड और कॉन्जुगेट बेस में डिफरेंस क्या है? एक H प्लस का ही तो होगा, H प्लस से ज्यादा होगा तो उसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं बोलेंगे हम लोग। तो ये अगर कॉन्जुगेट बेस है CO3 2 माइनस, तो इसका एसिड क्या होना चाहिए? HCO3। ये दोनों अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो फिर हम लोग इसको बोलेंगे ये बफर की तरह एक्ट करेगा। तो अभी तो यहाँ देखो, अभी इसका कॉन्जुगेट एसिड तुमको दिख रहा है क्या? ये अभी डायरेक्टली दिख रहा है सॉल्यूशन में? डायरेक्टली दिख रहा है क्या या नहीं दिख रहा है? बोलो जल्दी। नो सर। नहीं, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कराना होगा हमको। किसके किसके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा देख लो, Na2CO3 और HCl के बीच में। ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा देखो तो, NaCl और प्लस हमको HCO3 माइनस चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? NaHCO3 फॉर्म होगा। होगा NaCl प्लस NaHCO3। ठीक है, यहीं से मिलेगा ना हमको HCO3 माइनस। यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग इनिशियल देख सकते हैं, मिलीमोल्स के टर्म में बात करेंगे तो इनिशियल मिलीमोल्स इसका कितना दिया हुआ है, और यहाँ पे एन फाइनल लिखेंगे हम लोग। तो इसका क्वेश्चन में डायरेक्टली तुमको मोल्स नहीं दिया गया, 10.6 ग्राम दिया गया है। तो 10.6 ग्राम से हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं क्या? Na2CO3 का मोलर मास कितना होता है? Na2CO3 का मोलर मास कितना होता है, ये निकाले हो तुम लोग या नहीं? हम्म, जल्दी बताओ, Na2CO3 का मोलर मास जल्दी फटाफट निकाल के बताओ। आया? बोलो बोलो जल्दी से, Na2CO3 का मोलर मास। कोई भी क्लास कर रहा है या नहीं? फालतू के तुम लोग बैठे हुए हो, कोई सुन रहे हो? कुछ पूछ रहे हैं तो। हेलो, 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 हेलो। यस सर। Na2CO3 का मोलर मास निकल गया? 10.6 बाय 580 होगा। हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, Na2CO3 का मोलर मास कितना है?
कृष्णा यस सर। कितना है Na2CO3 का मोलर मास? किसी का नहीं आया। विवेक सर 80। तुम लोग रहने दो यार, तुम लोग छोड़ दो। Na2CO3 का मोलर मास अभी तक नहीं पता कर पा रहे हो। क्या तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो यार? - 106 होता है Na2CO3 का मोलर मास। 106 ग्राम। ठीक है, चलो यहाँ देखो। इनिशियल मोल्स इसका दिया हुआ है, सॉरी इनिशियल मास दिया हुआ है इसका 10.6 और मोलर मास होता है 106। तो इनिशियल मोल्स क्या हो जाएगा? इनिशियल मोल्स हो जाएगा 10.6 डिवाइडेड बाय 106। तो ये डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा 0.1 आ जाएगा। तो यहाँ से 0.1 आया। ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 500 ml दिया हुआ है वॉल्यूम। हेलो यस सर। हेलो, क्या कितना आ रहा है? कुछ बता ही नहीं रहे हो तुम लोग। बोलोगे कुछ? क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ? कितना लिखोगे? सर 0.1। भाई कम से कम मैंने असिस्टेंट टेक्नीशियन बना कर ले लेता था। कंपनी का आदमी असिस्टेंट में काम करता था, जाके अपना और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका? 500 ml है ना? हेलो, यस सर। तो 0.1 इंटू 500 करोगे कितना वहां से आ जाएगा? सॉल्यूशन में कितने मोल्स आ जाएंगे? 0.1 इंटू 500 होगा, बताओ होगा या नहीं? होगा सर। स्टेशन लेके आ। तो ये हो गया 50। और HCl कितना हो जाएगा बताओ? 80 इंटू मिली मोल्स के टर्म में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मिली लीटर ही ले रहे हैं। 80 इंटू 1 करोगे तो ये 80 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली ऐसे ले लो। ठीक है, हम लोग CO3 2 माइनस का ले रहे हैं ना। हेलो, यस सर। तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हाफ लीटर है ना यार, तो ये दुगना हो जाएगा ना। CO3 2 माइनस के टर्म में जब बात करेंगे, हम मिली इक्विवेलेंट्स के टर्म में बात कर रहे हैं, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना यहाँ पे। यस सर। यस। ठीक है, तो ये 2 हो गया, और HCl का 80 इंटू 1 आ गया यहाँ से। 80 इंटू 1 मिल गया, ये दोनों तो 0 0 होगा इनिशियली। ठीक है, अब फाइनली यहाँ पे देखो, फाइनल सॉल्यूशन में क्या बचेगा? सर 20 Na2CO3। हाँ, ये 0 हो गया, ये हो गया 100 माइनस 80, ये हो गया 20 बचा हुआ इधर। और NaCl कितना बच गया? NaCl कितना फॉर्म होगा? 80। 80। और ये भी कितना फॉर्म होगा? 80। ठीक है, अब देखो
जो फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बफर कौन एक्ट कर रहा है, NaHCO3 और प्लस NaHCO, ये एक्चुअली बफर की तरह कौन काम कर रहा है, ये Na2CO3 हमारा है और प्लस HCO3 माइनस, ये बफर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये है बफर हमारा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये फॉर्मूला यूज करोगे pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऊपर किसका लिखना है हमको, Na2CO3 का लिखना है, मतलब CO3 2 माइनस, ये कॉन्जुगेट बेस है हमारा, तो इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसका एसिड है HCO3 माइनस, तो ये है हमारा फॉर्मूला यूज होगा। pK हमको पता है ना, ये एसिड है हमारा HCO3, इसका K दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻⁻11 दिया हुआ या नहीं, यस सर। तो 6 × 10⁻⁻11 हो गया। ठीक है, तब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पुट करोगे तो इसको 11 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11 - log 6 लिख सकते हैं। यस सर। K दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻11, तो pK क्या हो जाएगा, 11 - log 6 होता है ना। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे पुट किए, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, CO3 2 माइनस, देखो यहाँ पे इसका 20 है, मिलीमोल्स बचा है 20, और वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम दोनों केस में सेम होगा ना, HCO3 और Na2CO3 का वॉल्यूम भी सेम होगा, तो वो तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 20, और नीचे HCO3 माइनस का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा 80, बाय वॉल्यूम करोगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों केस में, यही बच गया फाइनल, बोलो। तो ये हो गया यस सर। 11 - log 6 प्लस log 20/80 को लिख सकते हैं log 1/4 आएगा, तो log 1 - log 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जिसका इसका वैल्यू पता है तुम लोग पुट करो, log 6 का वैल्यू कितना होता है, 0.7। 0.7 सिर्फ, जीरो 0.78 होगा ना, 3 यस डिजिट सर। में बोलो। log 2 का 0. वैल्यू होता है 0.3 और log 3 का वैल्यू होता है 0.48, ये होता है ना। सर log 6 का 0.778। हाँ, तो 7 8 लिख लेते हैं। ठीक है, log 1 तो 0 हो गया, और log 4 का वैल्यू कितना है 0.6। 0.6। ठीक है, इसको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है टोटल, 11 माइनस 0.78 और माइनस 0.6 कितना हो गया, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 9.6 के राउंड आ रहा है, ये 9.62 के राउंड आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। बी, तो ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। ठीक है, यस सर। चलो, तो ये यहाँ पे हम लोग का बफर सॉल्यूशन का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है उस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बफर सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करना है। ठीक है, यस सर। चलो फिर एंड करते हैं, यहाँ तक क्वेश्चंस करके रखो, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है।